सब। आज के नावल का नाम है दिल मेरा धड़कन तू, कलम सिद्धराज जट। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रोमांटिक नावल होने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा। शुरू करते हैं हम आज की कहानी, कंप्लीट कहानी। आयशा ने करवट ली तो इसका बाजू किसी के मजबूत सीने से टकराया। इसने आंखें मूंदे ही हाथ सामने वाले के सीने पर फेर कर अपने वहम व गुमान को झुठलाने की एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही वो करंट खाते उठ बैठी। कौन हैं आप? आयशा की तो जान हलक में धड़क रही थी, जबकि इसकी बौखलाहट देखकर सामने वाले के होंठों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट आई। मेरी जान, ये वो ज़िंदगी के वाहिद अल्फाज थे जिनसे आयशा को खौफ आता था। आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? क्यों? सामने से उल्टा सवाल किया गया था। क्या अब मुझे तुम्हारे रूम में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी? आयशा ने बेड से उठने की कोशिश की तो मुकाबिल ने इसका बाजू दबोचते हुए फिर से इसे अपने करीब बेड पर गिराने वाले अंदाज में लेटाया। खबरदार आयशा, अगर तुम एक इंच भी हिली, एक तो रात का वक्त, ऊपर से इस जालिम की गर्म सांसों का जादू। आयशा के तो हाथ पैर फूलने लगे थे। इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। वो काफ़ी मुकाबिल भी आयशा की हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला। वो आप इस वक्त मेरे रूम में क्यों आए हैं? अब की बार मुकाबिल को आयशा की इस बात ने गुस्सा दिलाया था और इसने साए की तरह आयशा के ऊपर पलटते इसके दोनों बाजुओं को तकिए के साथ पिन करते हुए अपने गुस्से से लाल होती आंखों को इसकी नीली आंखों में डाला था। मैंने कहा था ना कि मैं आज आऊँगा, दरवाज़ा लॉक नहीं करना, तो क्यों किया? इसने आज का पूरा बदला देना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बर्दाश्त करने वाला हूँ तुमसे, अब और नहीं। ये बात सुनते ही आयशा का तो सांस अटका था। नहीं, प्लीज़ अरहम, बस चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। आज नहीं मेरी जान, आज तो तुमसे सब बदले लेने हैं। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को अपना आदी बनाना है। और वो कुछ देर आयशा के तासरात जांचने के लिए रुका। आयशा ने बामुश्किल थूक निगला और तुम्हारे जिस्म की एक एक चीज़ पर अपनी दीवानगी जाहिर करनी है। अरहम पूरा सरार अंदाज में इसके होंठों को सहलाते हुए बोला। तुम्हारे ये होंठ बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, आज इनका रस चूस ही लें। आयशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अरहम ने इसके शुगर फ्री होंठों पर अपनी दस्तरस लेट ली। वो इसकी टांगों को अपनी टांगों से पिन करते शुद्दत से इसकी सांसें पी रहा था। आयशा को लगा आज वो सांस नहीं ले पाएगी। कुछ पल गुजरे ही थे कि आयशा का अरहम का हाथ अपने दिल के मुकाम पर महसूस हुआ। वो कांप उठी। अरहम कपड़ों के ऊपर से ही इसके सीने को आयशा ने फुल जोर लगाकर अरहम को पीछे किया, जिससे मुकाबिल को गुस्सा आ गया और फिर बस आयशा की शामत आ गई। अरहम ने आयशा का हाथ पकड़कर एक झटके से उसे उठाया। आयशा इसकी आंखों में आंखें डालते ही और सहम गई। अरहम ने झटका देते ही इसके बैक गले की डोरी को तोड़ डाला, जिसके इसके कंधों से कमीज से रखना शुरू हुई, क्योंकि आयशा का सामने वाला गला काफ़ी बड़ा था। आयशा के सारे ड्रेसेस अरहम शाह की ख्वाहिश पर ही तैयार किए जाते थे और वो आयशा के लिए ख़ास तौर पर ऐसे ड्रेसेस मंगवाता जिसके बैक और फ्रंट दोनों गले डीप होते। नहीं प्लीज़, आयशा ने इल्तिजा की, लेकिन मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। बस आज नहीं मेरी जान, तुम जानती हो ना मैंने 4 साल इंतज़ार किया है इस रात का, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो अभी भी अधूरी है। इस रात में वो सब तो होगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ की कमी होगी। आयशा ने सवालिया नज़रों से अरहम की तरफ देखा। तुम्हारी आहों और सिसकियों की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे रोमांस के दरमियान तुम्हारी आहें और सिसकियाँ सारे कमरे में गूंजें। और फिर अरहम ने आयशा की शर्ट उतार दी। आयशा की मदाखलत इसके सामने रुकावट बन रही थी। इसके होंठों को बंद करने के लिए सख्ती से। अब सीन ये था कि एक हाथ आयशा के सीने पर, जबकि दूसरा हाथ आयशा के बालों में था, जबकि आयशा को भी एक अजीब सा नशा होने लगा। कुछ देर बाद अरहम ने ऐसे ही लेते हुए आयशा की शर्ट उतार दी। अपनी तो वो पहले ही उतार चुका था। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा ही ना बोल्ड है। आयशा अरहम से अरहम ने गुस्से से जब इसकी ओर नज़र उठाई तो इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उठो,
वो साइड पे होते एकदम धाड़ा तो आयशा सहम कर तकिए से और चिपकी। मैंने कहा उठो। वो आयशा को हिलते ना देखकर फिर से घूराया था। आयशा कांपते टांगों के साथ ना चाहते हुए भी बेड से उठी। वो उसे हाथ पकड़ते हुए ऐसे ही वॉशरूम की तरफ घसीटने लगा। रात के 2 बजे बिना गीज़र ऑन किए वो बर्फ़ जैसे ठंडे यख पानी के नीचे से धकेलते हुए सामने खड़ा इसकी सज़ा को एंजॉय करने लगा। वो ऐसा ही था, जब भी आयशा इसकी कोई बात ना मानती तो वो इसे ऐसे सजा देता था कि वह पलट कर फिर से अरहम की बाहों में ही समा जाती। इसकी दूधिया रंगत पर वो चंद कपड़े गीले होकर इसके जिस्म से चिपक गए थे और वो मज़ीद इसके सरापे को दिलकश बना रहे थे। बर्फ़ से एक ठंडा पानी आयशा के जिस्म पर पड़ते ही इसके अंदर के हर एक अज़ा को गोया बर्फ़ करने लगा था। चंद ही मिनटों का खेल था कि आयशा के होंठ नीले पड़ने लगे और वह थर थर काँपने लगी। लेकिन उस सितमगर सामने खड़ा इसकी बेबसी का तमाशा बहुत आराम से देख रहा था। आयशा ने एक शिकायती नज़र इसकी तरफ डाली और भागते हुए इसके सीने से आ लगी। वह जानती थी कि अगर इसने ये ना किया तो वह इसके लिए फिर से कोई मज़ीद सज़ा चुनेगा। आयशा के सीने से लगने की देर थी कि अरहम के गुस्से में कुछ कमी आई और वो इसको ऐसे ही पकड़े पानी के नीचे ले आया। लेकिन अब फ़र्क ये था कि पानी अरहम के पुश्त पर पड़ रहा था और बकौल आयशा के फौलादी नामी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आयशा अरहम से चिपकी खड़ी थी। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की। जब अरहम ने बाजू घुमाते हुए इसकी कमर में डाले, इसे खुद में सांसों की तरह संभाल लेने से ज़्यादा टाइट हग किया। अरहम प्लीज़, मुझे सर्दी लग रही है। आयशा ने डरते नीले होंठों की थरथराहट को बामुश्किल काबू करते हुए कहा। जाने मन, मेरे पास तरीका है ना तुम्हें गर्म करने का, लेकिन क्या है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो शिद्दत से आयशा के गले पर काटते हुए पीछे हुआ। आयशा तो वह चीज़ थी कि जिसको किसी ने फूल से भी नहीं मारा था। वो कहाँ इस दीवाने की शिद्दतों को सह सकती थी। वह तकरीबन चीखते हुए अरहम से दूर होने के लिए कोशिश करने लगी। इसकी नीली आंखें गुस्से से भर गईं। ओहो, मेरी जान को भी गुस्सा आ रहा है। देखो ना, ये कितना प्यारा सीन है ना कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की सांसों के करीब हैं, और ऊपर से तुम हो भी मेरे रहमो करम पर इस ठंडे पानी के नीचे। अब अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर अपनी मोहब्बत दीवानगी की सल्तनत जमा लूँ। आयशा इसकी बात सुनकर जैसे सकते में आ गई थी। अरहम आयशा की स्ट्रिप को मज़ीद टाइट करते हुए बोला। स्ट्रिप टाइट करने से और आज मैं ये हक लेकर रहूँगा। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए गैर महसूस अंदाज में खुद को पीछे की तरफ घसीटा, जबकि अरहम आयशा की कमर में हाथ डालते हुए इसे खुद में समा लेने की हद तक पहुँचा था। आयशा का सांस उखड़ने लगा तो इसने अपने दोनों हाथों के नाखून अरहम के कंधे पर पियोस्त किए। दर्द की एक लहर अरहम के कंधे में उठी तो वो कुछ पल के लिए आयशा से दूर हुआ, लेकिन ये निजात सिर्फ कुछ पल के लिए थी। आयशा की ये हरकत अरहम के गुस्सा दिला गई थी और हमने आयशा को बेड पर धक्का दिया और खुद इस पर छा गया। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ देखने की हद तक ही रहूँगा, लेकिन तुम्हारी हद दर्जा मुझसे गरेज मेरे अंदर के वहशीपन को जगा देती है। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम पर अरहम शाह का हक है। तुम कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, चाह कर भी नहीं। वो इसके मुँह पर सपाट लहजे में गुराया था तो आयशा का खून खुश्क हुआ। इसने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते बामुश्किल आवाज़ निकाली। वो तो मैं बस, अब एक लफ्ज़ नहीं। वो फिर से गुर्राया और गरजते बादलों की तरह इस पर बरस पड़ा। अचानक ही अरहम ने इसके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने की। वो बहुत नरमी से अपने हाथों को आयशा के पेट पर फेर रहा था। आयशा सिसकी तो अरहम ने एक शिद्दत और दीवानगी भरी मेहर इसके पेट पर भी साबित की। दर्द की शिद्दत से आयशा ने अपने नीचे वाले होंठ को दांतों में दबाया और ये बात अरहम को नागवार गुजरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने की। अरहम ने एक नागवार नज़र आयशा पर डाली और इसके दांतों से इसका होंठ आज़ाद करते हुए अपने मुंह में ले लिया। और यहाँ आयशा की जान निकली थी अरहम की हरकत पर। आयशा कांप कर रह गई। वो हिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर हिलती तो वह फिर से इसके साथ हद से ज़्यादा दीवानगी पर उतर आता। वो भी इसी सोच में थी कि अरहम ने आयशा के होंठ पर काटा। आयशा ने अरहम के कंधे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए।
अरहम को भी इस पर तरस आ गया। वो आयशा को छोड़ता पीछे हुआ और मुस्कुराते हुए इसकी हालत देखने लगा। आयशा लंबे लंबे सांस ले रही थी, जिससे इसके वो सफ़ेद कभी ऊपर होते तो कभी नीचे। जब वो ऊपर जाते तो उसके गुलाबी निपल जो अब अरहम के काटने पर सुर्ख हो रहे थे, तन कर खड़े हो जाते। ये तो बहुत ही बोल्ड है। अगर आप लोग बिना वॉइस के सुनना चाहते हैं ना PDF कंप्लीट, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर है। अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये मंज़र है शाह हवेली का। अरहम शाह और बाकी सब डाइनिंग टेबल पे बैठे नाश्ता कर रहे थे जब अपने सफ़ेद आंचल से उलझती हुई कमरे से निकली थी अरहम शाह की जान आयशा शाह, जिसको अरहम ने कभी लड़कर तो कभी दरख्वास्तें करके हाशिर से लिया था। आयशा की मम्मा बाबा का इंतकाल आयशा के बचपन में ही हो गया था। वो 3 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में इसके मम्मा बाबा चले गए थे। तब से लेकर अब तक वो हाशिर शाह के ही घर में रहती थी। हाशिर शाह ने कभी भी इसमें और अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया था। अरहम शाह हाशिर का सबसे छोटा बेटा था, सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और सबसे ज़्यादा जुनूनी, और उसकी यही जुनूनियत और दीवानगी आयशा के लिए भी थी। इसकी आयशा से शादी पूरे 4 साल पहले हो गई थी, लेकिन आयशा के छोटे होने और पढ़ाई की वजह से इसकी रुखसती को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन ये बात अरहम के सीने में चुप सी गई थी, क्योंकि ये बात अरहम को ज़्यादा तड़पाती थी। पहले तो चलो वो इसकी दस्तरस से बहुत दूर थी, अब इस पर पूरा हक होने के बावजूद और दस्तरस होने के बावजूद भी वो इससे दूर रहती थी। वजह इसकी हद से ज़्यादा मासूमियत और अरहम की हद से ज़्यादा जुनूनियत थी। आयशा भी हमेशा अरहम से दूर रही थी। नीली आंखों वाली सहमी हुई हिरनी अरहम को बहुत पसंद थी। वो हर वक्त इसके पास जाने के लिए बहाने ढूंढता और वो जहाँ भी अरहम के साथ अकेली होती फ़ौरन से पहले भाग जाती। वजह यही थी कि अरहम ने आज भी इसे रात को आने के लिए कहा था, लेकिन वो ना आई और फिर इसे सज़ा देने के लिए अरहम इसके कमरे में पहुंच गए। आयशा रोते रोते अपनी दोनों टांगों को घुटनों को सीने से लगाकर रोने की वजह से इसकी हिचकी बंद गई थी। आयशा की गर्दन पर, गाल पर, सीने पर, दिल के मुकाम पर, पेट पर, टांगों पर, बाजुओं पर, नेज़, इसकी हर एक जगह पर अरहम की दीवानगी का सबूत था। और ठंडा पानी इन जख्मों पर गिरने से गोया यूँ महसूस होता था जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला आयशा के जिस्म पर रख दिया हो। काफ़ी देर अपने मन का बोझ हल्का करने के बाद वो अपने भारी कदमों को उठाते हुए वॉशरूम से बाहर आई। फजर अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू ज़ारों कतार गालों पे बह निकले। या अल्लाह, मुझ पे इस जानवर से निजात दिला दे। न जाने कैसे ये दुआ इसके होंठों पे एक सिसकी की सूरत निकली। अरहम जो इसकी यह हालत देख रहा था, गुस्से की शिद्दत से भड़क उठा। इसका चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो गया था। ये अब आयशा पर गुस्सा था या फिर अपने किए का पछतावा। आयशा जो दुआ करने में मसरूफ़ थी, जब दरवाज़ा दहाड़ की आवाज़ से खुला तो आयशा ने चौंक कर सर उठाया। वो ख़तरनाक तेवर लिए सीने पर हाथ बांधे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। इसकी आंखों से वहशतनाक हद तक संजीदगी टपक रही थी। आयशा ने नज़र उठाकर इसकी आंखों में देखा तो उसकी टांगें मुसलसल कांपने लगी, दिल जैसे हथेलियों में धड़कने लगा था। तो तुम्हें मुझसे निजात चाहिए? वो कदम कदम चलता हुआ इस तक आया और उसके बाजू को दबोचे कहने लगा। आयशा को अरहम की उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। नहीं, आयशा के अल्फाज टूटने लगे। तो दुआ में क्या मांग रही थी? इसके बाजू पे मज़ीद दबाव डालते हुए अरहम ने फिर से सवाल किया। मैं तो बस ऐसे ही दुआ मांग रही थी। अच्छा, अरहम ने अच्छा को लंबा करके कहा। फिर अरहम कहा लगाकर हंसा। आयशा को इससे खौफ महसूस हुआ तो वो खुद में सिमटी। अरहम ने हाथ बढ़ाकर आयशा का हिजाब खोल दिया। इसके गीले बाल खुलकर इसकी कमर पर लहरा गए। आयशा खौफ से बेख्तियार 2 कदम पीछे को हुई थी। अरहम ने इसके होंठों को अंगूठे से सिलाया, फिर उंगली ट्रेस करते हुए इसकी गर्दन से गुजारते इसके सीने पर लाया तो आयशा कांप गई। आयशा ने अपने थर थर कांपते होंठों को दांतों में दबाकर अपनी कपकपाहट को ख़त्म करने की कोशिश की तो अरहम ने आगे बढ़ते हुए इसकी गर्दन से बाल हटाकर शिद्दत से काटा। आयशा की चीख कमरे में गूंजी। अभी नहीं जाने मन, अभी मुझे काम है। रात को आकर सुकून से तुमसे हिसाब बराबर करूँगा। और एक और बात, वो जाते जाते मुड़ा। आयशा की कमर में बाजू डालते हुए इसे अपने सीने में कसते हुए दूसरा हाथ इसकी गर्दन में डाला। इसके चेहरे को ऊंचा किया। आयशा को इसकी गर्म अभी नहीं जाने मन, अभी मुझे काम है। रात को आकर सुकून से तुमसे हिसाब बराबर करूँगा। और एक और बात, वो जाते जाते मुड़ा। इसने आयशा की कमर में बाजू डालते हुए इसे अपने सीने में कसते हुए दूसरा हाथ इसकी गर्दन में डाला और इसके चेहरे को ऊंचा किया। आयशा को इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने होंठ और गर्दन पर भी महसूस हो रही थी।
इसकी गर्म सांसों से आयशा के होंठ झुलसने लगे। मैं तुम्हें जितनी बार भी कॉल करूँ तुम्हें मेरी कॉल उठानी होगी, और अगर एक बार भी तुम्हें मेरी कॉल काटी तो तुम्हारी खैर नहीं। वो इसे वार्न करता लंबे लंबे डंग भरता कमरे से निकल गया और आयशा बुत बनी अपनी कांपती टांगों के साथ बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। काफ़ी देर रोने के बाद वो उठी और वॉशरूम जाकर ठंडे पानी के छींटे आंखों में मारे और दुपट्टे को दोबारा से अच्छे से लपेटते हुए बाहर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर सबके पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम दाजान, कैसे हैं आप? इसने डाइनिंग हॉल में आते ही हाशिर शाह को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। तो इन्होंने प्यार से इसके सर पे हाथ रखते हुए इसके माथे को चूमकर कहा, मेरा बच्चा, और पढ़ाई कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक, आयशा बद से दूर अपनी नज़रें चुराते हुए ने जवाब दे रही थी। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? बुखार से तो नहीं हो गया? और आंखों को क्या हुआ है? तुम रो रही हो? वो बेचैनी से उससे पूछ रहे थे। अरे नहीं नहीं बाबा जानी, वो बस ऐसे ही। अरे मेरा बच्चा, लोग तो पेपर देने के बाद खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, और एक हमारा बच्चा है कि ये फ़िक्र में सुर्ख हो जाता जा रहा है। इन्होंने इसके सर पर हल्की सी चिपत लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो वह बिना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अरहम ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था, तो अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए करीब 1:30 बजे इसने आयशा को कॉल मिलाई। आयशा इस वक्त किचन में दोपहर के खाने के लिए रशीदा बुआ को हदाया दे रही थी जब इसके मोबाइल पर रिंग हुआ। इसने बेध्यानी में कॉल उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन? ये बात सुननी थी कि अरहम का पारा हाई हो गया। अच्छा, तो तुम्हें इस वक्त किसी और की कॉल आती है जो तुम्हें पता ही नहीं है कि किसकी कॉल है? आज अरहम की आवाज़ सुनते ही आयशा उछल पड़ी थी, और जिसके सबब इसके हाथ में मौजूद बेसन का बाउल हाथ से छूटते नीचे फर्श पर बोस हुआ और सारा बेसन किचन में फैल गया। इसने ताज्जुब से पहले अपने हाथों को और फिर अपने नीचे गिरे बेसन को देखा, और फिर सर के इशारे से रशीदा बुआ को ये साफ़ करने का कहती बेसन पर अपना हाथ धोने चली गई। अरहम मुसलसल इसकी तरफ से खामोशी पाकर झुंझला गया। क्या मुसीबत है? क्यों तुम अपने रात के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? मैं डैड वीडियो कॉल कर रहा हूँ, फ़ौरन से पहले मुझे तुम्हें देखना है, और तुम्हारे ड्रेसेस मैं खुद चूज़ करूँगा। यार हम ये बात सुनकर बदमज़ा हुई, लेकिन स्क्रीन पर अरहम की वीडियो कॉल देखकर ना चाहते हुए भी इसे कॉल अटेंड करनी पड़ी। अरहम सामने ही जाने दुश्मन को देखकर भाग भाग हो गया था। आयशा भी इस भरपूर मर्दाना वजाहत लिए हुए अपने दिल के मालिक शाह को इस तरह देखकर एक खुशी की लहर इसके दिल में भी दौड़ उठी। वो भी अरहम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन इसकी जुनून और दीवानगी और जारहानापन से डरती थी, क्योंकि अरहम को तो पता नहीं था वो भी इससे मोहब्बत करती है। अगर पता चल जाता तो फिर इसकी रिहाई के लिए 2-4 पल की मोहलत भी ना देता। वो चलो शाबाश, कबड्डी खोलो, और तुम्हारी आज के लिए मैं ड्रेसेस चूज़ करूँगा। कबड्ड खोलो। अच्छा। आयशा ने अपने दुपट्टे को अपने कंधों पे अच्छे से फैलाया और बेड से उठते हुए कबर्ड की जानिब बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर इसने कबर्ड खोली तो ना जाने कितने ही खूबसूरत ड्रेसेस मौजूद थे। वो एक ड्रेस को उठाकर मोबाइल के सामने कर रही थी। मोबाइल इसने पहले ही ड्रेसिंग टेबल पर सेट कर लिया था। वो जो भी ड्रेस लाती अरहम इसे रिजेक्ट कर देता। इस तरह एक एक करके हर एक ड्रेस को अरहम ने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारे पास कोई ढंग का सूट नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी का ले आऊँगा। अच्छा चलो सैंडल दिखाओ। नहीं, सैंडल भी मैं साथ ले आऊँगा, मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी। और उसके अलावा कुछ चाहिए? वो इससे इस तरह पूछ रहा था जैसे आज से पहले इसकी हर एक चीज़ को वही डिसाइड करता था। लेकिन हाँ, फिर डिसाइड तो वही करता था। फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि घर में आई हुई चीज़ को वो एक नज़र देख लिया करती थी। अच्छा चलो सही है, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है, मेरा वेट करना। मैं तुम्हारे लिए पहले से ही सारी चीज़ें भिजवा दूँगा। मेरे आने से पहले तुम मुझे तैयार चाहिए। और फिर यूँ टाइम गुजरते हुए शाम के 6 बजे कॉरियर वाले ने आकर शाह हवेली के दरवाजे पर पूरी दस्तक दी, जो कि आयशा के नाम था। एहतियात से वो कॉरियर लाकर अच्छा आयशा को दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आयशा के लिए वो आर्डर से कोई भी चीज़ अरहम के अलावा कोई नहीं भेज सकता। आयशा ने जैसे ही लिफाफा खोला, इसमें एक बहुत खूबसूरत साड़ी थी। डार्क रेड कलर की साड़ी में वाइट शू थे, हल्की सी नॉर्मल ज्वेलरी थी। रेड कलर की साड़ी स्टोन से काम किया गया था और उसके पल्लू को बेहद नफासत से मोती और नगीनों से सजाया गया था। लेकिन आयशा की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो साड़ी का ब्लाउज़ देखने के काबिल नहीं था। पहनना तो बहुत दूर की बात थी। इसका सामने का गला नहायत ही गहरा था, और जो नीचे बचा हुआ कपड़ा था वो बिल्कुल एक डोरी की मानी था, जबकि पीछे इसके सर का हिस्सा जा बजा डोरियों से बनाया गया था और वह बाजुओं के बगैर ब्लाउज़ था। ये कैसा गंदा सा ड्रेस है, मैं नहीं पहन सकती इसे। इसने मैसेज टाइप करते ही सेंड के बटन पर हाथ रखा और एक गहरा सांस लेकर खारिज करके मोबाइल को साइलेंट पे लगा के उल्टा करते हुए बेड पे रखते बाहर निकल गई, जबकि अरहम इसका मैसेज पढ़ते ही घूमे हुए दिमाग के साथ इसे कॉल करने लगा। जब काफ़ी देर कॉल रिसीव ना किया गया तो वह 2 से 3 बार भी कॉल मिलाने के बाद मैसेज पे इसको जहाँ बजा धमकियाँ देने लगा।
जबकि इसके मैसेज का भी कोई जवाब ना मिलने पर वो गुस्से से खोलने लगा और इसने गाड़ी शाह हवेली की तरफ घुमा ली। वो जिस वक्त घर आया सब लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। इसने नज़र घुमाई तो वो कहीं भी नहीं थी। इसने लाउंज में दाखिल होते सबको सलाम किया और स्टाफ सपाट चेहरा लिए सबके साथ बैठ गया। जबकि वो रशीद बुआ के साथ चाय की ट्राली उठाए किचन से बाहर निकली। इसे देखते ही अरहम की रग रग में सुकून उतर गया, लेकिन इसके चेहरे में वैसे ही संजीदगी और गुस्सा था। आयशा ने जब नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसके कदम लरज़ गए। इसकी हालत देखकर अरहम के होंठों पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट आई, जबकि इसके होंठों की मुस्कुराहट को देखकर आयशा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जालिम कितना खूबसूरत मुस्कुराता है। अब अरहम को अपनी तरफ देखकर इसने गड़बड़ाते हुए अपनी नज़रों का जाविया बदला और कप उठाकर सबको देने लगी। इसको पकड़ाते हुए वो सोचने लगी चाय पकड़ाए या नहीं, लेकिन फिर कदम कदम रखते इसके सामने सिर झुकाकर कप आगे किया तो अरहम ने मुस्कुराकर कप पकड़ लिया। रात के डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जबकि आयशा भी ना चाहते हुए भी अपने कमरे में आई तो वह जालिम पहले से इसके कमरे में मौजूद था। कमरे में कदम रखते ही इसकी जान हलक में आ गई। वो बड़ी बेनियाजी से इसके बेड पे बिल्कुल वक्त आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। आयशा से देखते दरवाजे के दरमियान में ही रुक गई। जबकि इसने आईब्रो उठाकर देखा तो आयशा को करंट लगा। अब आप क्यों आए हैं अपनी बीवी को रात के लिए तैयार करने? रात को भी तो आना था ना। मैंने कहा चलो अभी क्यों नहीं। वो उठते हुए कदम कदम चलता इसके सामने आया और हाथों से पकड़कर इसे अपने दरवाजे के अंदर की जानिब खींचा। दरवाज़ा लॉक करके चाबी अपनी पैंट की जेब में डाल दी। जबकि आयशा इसकी हरकत पर कांप गई। दरवाज़ा क्यों लॉक किया? इसलिए कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। चलो आओ शाबाश, तुम्हें रेडी करते हैं। देखो मैं रेडी होकर आया हूँ। इसने दोनों बाजू घुमा कर इसे देखा और बहुत कम कपड़े आयशा ने बताया तो इसने गुस्से भरी घूरी इस पर डाली। उठाओ कपड़े और चलो मेरे साथ वॉशरूम। आप भी मेरे साथ वॉशरूम में आएंगे? इसने चौंक कर अरहम को देखा। बिल्कुल, चलो आज मैं अपनी जान को अपने हाथों से तैयार करूँगा। नहीं अरहम, मैं पहन लेती हूँ, मुझे पहनने आती है। आयशा मैंने जो कहा है उसे सुनो और चलो। आयशा बेचारी लरजते कदमों के साथ अलमारी में से वो साड़ी उठा कर लाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो अंदर जाता दरवाज़ा बंद कर दी, अरहम ने लंबे लंबे कदम उठाते हुए इसके हाथ को मजबूती से अपने हाथों में कैद किया और वॉशरूम में से लेकर घुस गए। आप दिखेंगे तो मैं कैसे चेंज करूँगा? और फिर भी तुम्हें आता तो मैं देख चुका हूँ। इस तरह भी बाकी से कहने पर आयशा की कान की लू तक सुर्ख हुई थी। जाने मन अब इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। इसने फिर से बेबाकी की इंतहा करते हुए इसके कान के करीब सरगोशी की तो आयशा ने गुस्से से एक घूरी डालते हुए इसकी जानिब देखा। चलो शाबाश, उतारो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और पहन के फ़ौरन से पहले आ जाओ। ये वो कहते बाहर चले गए। जबकि इसके पीछे निकलते ही आयशा ने शुक्र अदा किया और ड्रेस को घुमा कर देखने लगी। इसकी तरफ देखते हुए भी अपने आप को तस्वुर में देखते हुए शर्म आ रही थी। इसे पहनेगी कैसे? लेकिन फिर ना चाह कर भी इसे वो पहनना पड़ा। साड़ी को पहनते हुए हल्का सा मेकअप करने के बाद वो ज्वेलरी पहने खुद को आईने में देख रही थी। जबकि इसे दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। आयशा तुम बाहर आ रही हो कि मैं? आयशा तुम बाहर आ रही हो कि मैं अंदर आऊँ? बहुत बुरा, मैं आ रही हूँ। आयशा ने हाथ घुमाकर दरवाजे की नाल खोली और बाहर आ गई। इसको देखते ही अरहम को जैसे खिल उठा। इसके दूधिया सफ़ेद रंगत पर रंग बहुत जच रहा था और सबसे ज़्यादा वो साड़ी इस कदर टाइट और कम कपड़ों वाली थी कि इसमें आयशा के जिस्म के अज़ा नुमाया हो रहे थे। आयशा तो शर्म के मारे नज़र ही नहीं उठा रही थी। अरहम जो आयशा की शिद्दत से अपने आप में भींचा और इसके गालों पे जा बजा से किसिंग करने लगा। वो कभी काटता तो कभी आयशा की सिसकी निकलती। वो दीवानगी से इसकी गर्दन और होंठों पर अपनी शिद्दतों को लुटा रहा था। अब आयशा से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था तो इसने गिरने के डर से पीछे ड्रेसिंग को पकड़ा तो अरहम इसकी बाहों में बढ़ता बैठ पे आ गया और एक झटके से इसकी साड़ी के पल्लू को जो इससे जुदा कर दिया। अरहम की इस हरकत पर आयशा का रंग खुश्क हो गया था तो इससे पहले अपने कांपते हाथों को अरहम जो के रोकने के लिए उठा है, लेकिन अरहम ने एक ही झटके में इसके दोनों हाथों को अपनी पैंट से बेल्ट निकाल कर बांध दिया। आयशा ने खौफज़दा नज़रों से इसकी तरफ देखा तो अरहम ने इसे आंख मारी और फिर से उंगली ट्रेस करता हुआ इसके दिल के मुकाम पर ले आया। मेरी कॉल बंद क्यों नहीं उठाई?
कौन सी कॉल? अपना फ़ोन, कितनी कॉल, कितने मैसेज किए हैं मैंने, लेकिन नहीं, क्या रिसीव? अब तुम भूख तो ये कहते ही अरहम ने इसकी बाला उसको इसके बाद इसने इसके पेट पर 2-3 बार काटा तो आयशा ने दर्द से दौरे होते हुए इसके दोनों कंधों को अपने हाथों से थामा। अरहम बस प्लीज़, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जाने मन, अभी से तो भी असल काम बाकी है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी टांगों पर किसिंग करने लगा और फिर इसकी टांगों को आहिस्ता से खोलने लगा। खोल के वो इसकी दोनों टांगों के दरमियान इस खूबसूरत गुलाबी फूल को आहिस्ता से अपनी ज़ुबान से चूमने लगा तो आयशा के जिस्म में एक सरूर की लहर दौड़ गई। आयशा के मुंह से इसकी सिसकी निकली, जिसका मतलब ये था कि आयशा भी अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है। इसने अपने दोनों गुठों की मदद से आयशा की इस खूबसूरत फूल की पंखड़ियों को खोलने की कोशिश की तो आयशा अपने दर्द की शिद्दत से अरहम सीधा होकर लेट गया तो आयशा इसका बाजू हिलाते हुए अपना सर रखकर और सीने पर हाथ, टांग पर टांग रखकर इसकी तरफ मुँह उठाकर लेट गई। तो फिर कैसा लगा मेरी जान को आज की रात का यह खूबसूरत मंजर? अरहम ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया तो वह शर्मा कर नज़रें झुका गई। अच्छा ये बताओ, दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा? अरहम को अब फिक्रमंदी से आयशा की जान देखकर उसे पूछ रहा था। हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आयशा ने फिर से आंसुओं से आंखें भरते हुए अरहम को जवाब दिया। कुछ नहीं होता मेरी जान, साथ ना आएंगे सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको और भी लगा दूंगा, आप सेट हो जाओगी। अब से हम रोज़ किया करेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है आपका? आयशा तो अरहम की बात पर तड़प ही उठी थी। मेरी जान, नहीं नहीं, जब जब आप चाहोगे तब तब करेंगे। अरहम इसकी हालत पर हंसा। इसने आगे बढ़ते हुए अरहम की गाल पर एक ज़ोरदार चुटकी काटी। ओहो, मेरी जंगली बिल्ली को तो अभी और भी हरकतें आ गई हैं। चलें कोई नहीं, मैं हूँ ना। पर अरहम ने करवट लेते हुए इसके ऊपर आकर इसके दोनों हाथों को तकिए के साथ पिन किया और इसके होंठों को फिर से अपनी दस्तरस में ले लिया। ओके। सुबह अरहम की आंख दरवाजे पर दस्तक से खुली। ये अरहम की अम्मी थी जो बार बार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी और आयशा को देर से उठने पर डांट रही थी। अरे आयशा, अब उठ भी जा, कितनी देर लगाएगी? वो 2 से 3 बार कमरे में मुसलसल खामोशी महसूस करने पर चिल्लाती हुई चली गई। अरहम ने उठने की कोशिश की तो इसे अपने बाजू पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। इसने सर को तिरछा करके देखा तो आयशा इसके पहलू में टूटी फूटी बिखरी हालत में लेटी थी। आयशा की ऐसी हालत देखकर अरहम के नाभि होंठों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट आई। अरहम ने हाथ की पुश्त से आयशा के गाल को सहलाया तो आयशा ने हल्का सा इसके हाथ को झटका और करवट लेकर रुख बदल गई। अरहम के तो मानो सर पे लगी थी। अरहम ने आयशा का बाजू पकड़ के झटका देते इसका रुख अपनी तरफ किया और इस पर फिर से साया कर दिया। आयशा झटका मिलने पर अपनी आंखों को बामुश्किल खोल पाई थी। एक तो इस शख्स ने इसे सारी रात जगाया था, ऊपर से अब सोने भी नहीं दे रहा था। अपने ऊपर फिर से अरहम को झुका देखकर आयशा की जान लबों पे आई थी। अरहम इसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। क्या क्या हुआ? आयशा ने सहम कर अरहम से सवाल किया तो अरहम ने इसके नाजुक खिलते लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया तो आयशा मचल कर रह गई। इसने अपने दोनों हाथों को अरहम के कंधों पर रख के इस भारी भरकम जिस्म वाले बंदे को अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन वह तो आयशा की मज़ाहमत पर इसे और सख्ती से खुद में भींचे जा रहा था। आयशा को अपने लबों पर सख्त जलन का एहसास हुआ तो इसकी आंख में आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हुआ। अरहम को भी ना जाने इस मासूम सी गुड़िया पे तरस आ ही क्या था। आयशा की सिसकी बुलंद हुई तो अरहम की अनाबी होंठों पर फिर से मुस्कुराहट आई। जाने मन, ये आपकी गलती की एक छोटी सी सज़ा है। अगर आज के बाद मेरे बुलाने पर ना आई या फिर मेरा हाथ झटकने की कोशिश की तो अपनी सज़ा की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अरहम इसे कहता इसके गाल को हल्का सा थपथपाता हुआ खिड़की के रास्ते से बाहर बालकनी में कूद गया तो आयशा को भी अपनी हालत का ख्याल आया। वो इस वक्त बिल्कुल बिना कपड़ों के कंबल में थी। इसने जल्दी से उठकर कंबल अपने कंधों तक लपेटा और ऐसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो बिलाखिर इसकी आंखें घड़ी पर गईं। सुबह के 10 बज रहे थे। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो मुमानी जान पक्का शामत लाएंगी। इसने जल्दी से अपने बालों को हल्का सा कैचर में कैद किया और सर पे हिजाब बनाते हुए बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलने से पहले वो अपनी बेडशीट चेंज करना ना भूली, क्योंकि सारी बेडशीट पर रात अरहम की कारस्तानियों की वजह से ब्लड लगा हुआ था। वो जिस वक्त किचन में पहुंची तो हाशिर साहब लाउंज में चाय पीने के साथ अखबार से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, जबकि यासिर साहब और सकीना इन दोनों के साथ सोफे पर अपने कप थामे बैठे थे। आयशा सर झुकाए किचन में चली गई, जहाँ रशीदा बुआ सबके लिए नाश्ता बना रही थी। ये तो शुक्र था कि रात इसने बुआ को अपनी तबीयत खराबी का कहा था, इस वजह से इसे कुछ भी नहीं कहा गया। अलबत्ता सकीना मामी से घूर घूर कर देख रही थी। कमरे से किचन तक इसे अपने ऊपर मुसलसल सकीना मामी की घुरियों का अंदाज़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। इसने किचन में दाखिल होते रशीदा बुआ को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? इससे घर में सब लोग ही बेइंतहा प्यार करते थे, जिनमें रशीदा बुआ भी शामिल थी।
और घर में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद थे जो इसे बेइंतहा नफ़रत और हकारत से देखते और प्यार पुकारते थे, जिनमें सकीना और इनकी चहेती भांजी भी थी। सकीना अरहम के लिए अपनी भांजी लाना चाहती थी, जबकि यासिर मामू हमेशा आयशा को अपनी बहू के रूप में देखते और मानते आए थे। यही वजह थी कि 4 साल से इन्होंने अपनी बीवी की किसी भी चाल में आयशा को नहीं आने दिया था। कैसी हो बेटा? रशीदा बुआ ने प्यार से इसके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, तो इनके प्यार से आयशा की आंखें भर आई। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे। आयशा आने से पहले ही रशीदा बुआ सबके लिए नाश्ता बना चुकी थी। इसने इनके साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया तो आशिर साहब इसे देखकर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए और इनके देखते ही यासिर साहब, सकीना बेगम और फिर मेमोना भी आ गई। मेमोना हाशिर की छोटी बहन थी और आज डाइनिंग टेबल पर 2 फ़र्द का इजाफा हुआ था। वो थी सकीना मामी की बहन लुबना और इनकी बेटी हीरा। हीरा ने हमेशा से अरहम को अपना आइडियल माना था और वो इससे बहुत ज़्यादा ही अटैच भी थी, लेकिन इस कदर अटैचमेंट के बावजूद भी अरहम ने कभी भी हीरा को आयशा का मुकाम नहीं दिया था, क्योंकि आयशा तो उसका जुनून थी, दीवानगी थी, मोहब्बत थी। और इस बात का यासिर को हमेशा फ़ख्र रहा था कि उनकी पसंद ही उनके बेटे की पसंद थी, जबकि हाशिर साहब और यासिर साहब ने कभी भी सकीना की बहन और उसकी बेटी को इतनी अहमियत ना दी थी कि वो अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांग सके। ये तो हमेशा से सकीना मामी के दिलो दिमाग की खराफात थी कि अरहम की बीवी अगर कोई बनेगी तो वो हीरा होगी। यही वजह थी कि आयशा हमेशा से अरहम से दूर ही रही, क्योंकि इससे लगता था कि अरहम की मम्मा जो कुछ भी कहती हैं वो अरहम की मर्ज़ी से ही कहती हैं। माजी की कुछ हसीन और दर्दनाक यादें। हाशिर शाह एक मशहूर बिजनेसमैन थे। इनके एक बेटा यासिर शाह और बेटी थे रुबीना शाह। हाशिर शाह अपनी बीवी को तो अपनी ज़िंदगी के 10वें साल में ही खो चुके थे, जबकि इनका बेटा और बेटी का लगाव इनके साथ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी शरीक हयात की कमी महसूस ही नहीं हुई। यासिर शाह की शादी इनकी पसंद से समीना फ़ैती से हुई थी, जो कि हाशिर शाह के बिजनेसमैन के दोस्त थे। उनकी इकलौती बेटी थी समीना अफिंदी। दोनों दोस्तों में दोस्ती का रिश्ता अब रिश्तेदारी में बदला था और रुबीना शाह की शादी इनकी पसंद से इनके एक यूनी फेलो से हुई थी। यासिर की शादी के 3 साल बाद इनकी ज़िंदगी में एक बेटा आया, जिसे इन्होंने बहुत अरमानों और मन्नत मुरादों से मांगा था, जिसका नाम हाशिर शाह ने अपनी पसंद से अरहम शाह रखा था। इन हरम से बहुत ज़्यादा लगाव था। अपने बेटे की औलाद इन्हें बहुत अजीज़ थी। और दूसरी तरफ रुबीना बेगम की ज़िंदगी में 10 साल बाद एक बेटी पैदा हुई थी, जिसका इन्होंने नाम आयशा फिंदी रखा था। वो बहुत मासूम खूबसूरती की मूरत थी। बचपन से ही अरहम को आयशा से बेइंतहा लगाव था, जबकि इसके इस कदर लगाव और चाहत को देखकर समीना बेगम हमेशा आयशा को नफ़रत की नज़र से देखती थी। और फिर किस्मत की ऐसी करनी हुई कि एक कार एक्सीडेंट में आयशा के बाबा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से रुबीना शाह को वापस शाह हवेली आना पड़ा। आयशा इस वक्त 8 साल की थी जब इन पर यह क़यामत टूटी। वो अपनी माँ को अकेले में रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा टूटती रोती बिखरती थी, लेकिन इसके इस तन्हाई में इसका सबसे ज़्यादा राजदान और सहारा अरहम ही था। समीना हमेशा रुबीना को नफ़रत और हकारत से देखती थी, क्योंकि यासिर अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। समीना को हमेशा से यही लगता आया था कि रुबीना इनसे इनकी जगह छीनती है, लेकिन रुबीना ने हमेशा समीना को अपनी मोहब्बत की जगह देखा और सोच था भाभी के साथ इस कदर नफ़रत और हकारत से एक मनपसंद शख्स, मतलब भाभी के इस कदर नफ़रत और हकारत से एक अपने मनपसंद शख्स से दूरी ने रुबीना शाह को कैंसर का मरीज़ बना दिया था, जिसका पता इन्होंने किसी को नहीं चलने दिया था। डॉक्टर ने बहुत पहले से ही इन्हें इनकी बीमारी के बारे में बता दिया, लेकिन इन्होंने यासिर और हाशिर साहब को इस हवेली हकीकत वो भी अब इस मोहताजी की ज़िंदगी से निजात चाहती थी और ये इनके पास एक शानदार मौका था। आयशा बेख्तियार ज़हीन और कम वागू थी। वो हमेशा अपनी क्लास में हेल्प किया करती थी, कॉलेज में भी। इसकी कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थी, क्योंकि वो बहुत कम बोलती थी। इससे भी कभी दोस्त बनाने का शौक़ नहीं रहा था, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन दोस्त अरहम था। खुशियाँ भी शायद आयशा से बहुत दूर थी। आयशा मैथ में BS कर रही थी। इसका लास्ट सेमेस्टर था। एक दिन कॉलेज आते हुए इसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी अपनी घबराहट से सर झटकते हुए वो कॉलेज चली गई। लेकिन वापसी पर इस पर जो क़यामत टूटी वो इससे कह नहीं पाई और बेहोश होकर अरहम की बाहों में ही गिर गई। दूसरी तरफ रुबीना शाह को एक शदीद किस्म का झटका लगा तो वो लहरा कर ज़मीन बोस हुए। शाह दरअसल असल में
जब एक शदीद किस्म का झटका लगा तो वो लहरा कर ज़मीन बोस हुई। दरअसल इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वह किचन में खड़ी थी जब अचानक इनके दिल में दर्द हुई और दर्द इस कदर शदीद था कि इनके कदम लड़खड़ाए। इन्होंने कहा, अपने भाई से इस कदर शिद्दत और शरीक क्यों है? अच्छा, जब अचानक इनके दिल में दर्द हुई, वो दर्द इस कदर शदीद थी कि इनके कदम लड़खड़ाए। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ का सहारा लिया। सफीना किचन में आई तो इनको इस तरह पकड़े देखा तो अहंकारा भरते बोली, लो ड्रामे करवा लो जितने भी मैडम से हो सकते हैं, काम को कोई भी हाथ न लगाना। लेकिन ये बात भी सच के घर का सारा काम ही रुबीना ने संभाल रखा था, जबकि ज़मीना भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। एक दिल की बेइंतहा दर्द और ऊपर से माँ जैसी भाभी के जहर में डूबे तीर रुबीना बर्दाश्त न कर सकी और लहरा कर गिर गई। सबीना भी रुबीना को ज़मीन पर गिरते देखकर सहम गई। की बेइंतहा दर्द और ऊपर से माँ जैसी भाभी के जहर में डूबे तीर रुबीना बर्दाश्त न कर सकी और लहरा कर गिर गई। समीना भी रुबीना को ज़मीन पर गिरते देखकर सहम गई और फ़ौरन से पहले इसके पास पहुंची। पास पड़े पानी के जग से छींटे इसके मुंह पे मारे। रुबीना, उठो उठो, लेकिन वो ना उठी। फिर समीना ने चिल्ला कर हाशिर साहब और यासिर को बुला लिया। रुबीना को जब दोबारा होश आया तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी और इनके हाथ को हाशिर अपने हाथ में जबकि दूसरे को यासिर शाह अपने हाथ में लिए खड़े थे। हाशिर शाह की आंखों में नमी वाज़िह नज़र आ रही थी। न कि पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक का भी मशहूर बिजनेसमैन, देखने में पत्थर जैसा सख्त आदमी, आज अपनी फूल सी बच्ची को यूं मुरझाया अस्पताल के बेड पर देखकर फुट फुट कर रो दिया। बाबा जानी प्लीज़ आप ऐसे ना रोएं, रुबीना ने नकाहतज़दा आवाज़ में बेड पर उठते हुए कहा तो हाशिर शाह को अपनी बेटी पर बेइंतहा तरस आया। यासिर, मैं क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इसने हाशिर शाह से बात करने के बाद यासिर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बोलो गुड़िया, क्या चाहिए तुम्हें? और तुम ज़्यादा बात नहीं करो, डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। यासिर ने इसके बात का जवाब देते हुए बाद में कहा, मैंने आप दोनों से एक बात छुपाई है, मैं अब नहीं बचूंगी, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? हाशिर शाह ने तड़प कर दोनों रुबीना के सर पे हाथ रखा। मैं सच कह रही हूँ बाबा जानी, मुझे ब्लड कैंसर है जो कि लास्ट स्टेज पर है और ये बात मुझे बहुत पहले डॉक्टर ने बता दी थी। मैं भी ज़िंदगी से बहुत तंग हुई, इसी वजह से मैंने आप सबको नहीं बताया। हाशिर शाह ने शिकवा कुन्ना नज़रों से रुबीना की तरफ देखा तो वो झुके सर भाईजान, मैं अपनी बच्ची को किसी मजबूत हाथ में छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरा आप लोगों के सिवा कोई सहारा नहीं और इसी तरह मेरी बच्ची का भी आप लोगों के सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं चाहती हूँ आयशा रहम की हो जाए। यासिर तो रुबीना की बात पर खिल उठे, वो भी तो यही चाहते थे। इस तरह रहम और आयशा का निकाह भी अस्पताल में ही करवा दिया गया, जबकि समीना को इस सबसे मुकम्मल तौर पर लाइम रखा गया, क्योंकि हाशिर और यासिर दोनों जानते थे कि अरहम के लिए अपनी भांजी हिरा का रिश्ता लाना चाहती है। अरहम इस वक्त अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने बाबा के साथ बिज़नेस संभाल रहा था, लेकिन साथ साथ वो अपने पाँव पर सेटेबल होने के लिए अपने बिज़नेस को भी सेटल करना चाहता था। इसकी शुरू से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से जल्द ही वो अपने बाबा के बिज़नेस के साथ साथ अपना एक बिज़नेस खड़ा करने में कामयाब रहा था और इस वक्त वो टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल था। शानदार पर्सनालिटी, वो मगरूर शहज़ादा किसी की नहीं सुनता था सिवाय एक ऐसे फ़र्द के जिसको वो अभी तक इसकी बेपनाह शफ़क़त सी बेपनाही शिद्दतों में दीवानगी मांगी। अच्छा, इसकी बेपनाही शिद्दतों और दीवानगियों का इल्म ही नहीं था। खैर, आयशा और अरहम के लिए ये बात बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी। दरअसल हाशिर शाह ने ही अरहम को आयशा को कॉलेज से लाने के लिए भेजा था। आज से पहले कभी भी अरहम को आयशा को कॉलेज से लेने नहीं गया था। आयशा कदर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ इसके साथ आई, लेकिन घर में आकर जो क़यामत उस पर टूटी तो वो बेहोश होकर इसकी बाहों में ही गिर गई। अरहम ने फ़ौरन से पहले आयशा को बाहों में उठाया और उसके कमरे में ले जाते ज़ोर ज़ोर से रशीदा बुआ को चिल्लाते हुए आवाज़ें देने लगा, रशीदा बुआ पानी लेकर आएँ। जल्दी से पहले रशीदा भागते हुए बोतल के जिन की तरह पानी लेकर आई, क्योंकि अरहम के गुस्से को घर के एक मुलाजिम अच्छी तरह जानते थे। अरहम ने इसके मुंह पर छींटे मारे तो वो हड़बड़ाते हुए उठी। रहम ने अरहम के बाजू के साथ लग गई थी तो अरहम प्लीज़ वो बच्चों की तरह रोते हुए अरहम के बाजू के साथ लग गई तो अरहम के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। इसकी अजीज़त जान इस वक्त इसके कंधे के साथ लगी सिसक रही थी। ओके, तो रोना बंद करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अरहम को तो जब इसके आंसू बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो गुस्से की इंतहा पर पहुँचते हुए दोबारा दहाड़ कर बोला।
आयशा इसके रूप से सहम कर बेड ग्राउंड से लग गई। अरहम को अपने लहजे का अंदाज सख्त हुआ। वो मुंह पर हाथ रख के अपने गुस्सा जाहिर करने लगी। लेकिन गुस्सा था कि सर की नस्लें फटने जा रही थी, जिसके लिए वह हर एक दुनिया को तहस नहस कर सकता था। उसकी एक आंख से आंसू नहीं निकलना इससे बर्दाश्त नहीं होता था। आज वो इसके सामने रो रही थी। बिला आखिर आयशा को बाहर आने का कह दिया। लम्बे लम्बे डग भरता हवा वो कमरे से निकल गया। आयशा जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंची तो मौलवी और गवाहों का इंतजाम हाशिर शाह पहले से ही कर चुके थे। इसी तरह बहुत ज़्यादा मिन्नत और समाजत के बाद अपनी बीवी और माँ की आखिरी ख्वाहिश को जानकर अच्छा कहाँ से थी। लेकिन इसी दौरान हीरा अपने कमरे से किचन में पानी पीने के लिए आई। इसकी नज़र देखते ही लॉन की तरफ गई तो उसकी आंखों में चमक मजीद आई। वो कदम उठाती हुई अरहम की जानिब भागी। अरहम इसकी आहट पाते ही अपने दांतों को दांतों पर जमा कर अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से में मुठ्ठियां भींच गया। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें अपनी एक बात बहुत क्लियर कर तरीके से बता चुका हूँ। क्यों तुम मेरे जान का ज़ा बन चुकी हो? अरहम दबे दबे आवाज़ में इसके मुंह पे गुर्राते हुए मुड़ा तो वो डर के उछली। मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही और क्या मैं लगा रखी? आइंदा अगर तो मुझे मेरे आगे पीछे यहाँ फिर आयशा के आगे पीछे घूमती नजर आई तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो फिर से गुराया तो हीरा ने आओ देखा ना था उल्टे पाँव कमरे में भागी और आकर दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे से टेक लगाते हुए घुटनों के बल बैठ कर रोने लगा। अपने घुटनों में सर दबाए गए। मैं सुबह ही यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और फिर ना जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हुई। इसे समझ ही नहीं आई। सुबह हरम ने सबसे पहले समीना और यासिर से बात करने का इरादा किया कि वो आयशा का मुकम्मल तौर पर रुखसती चाहता है। और ये बात इसने डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों के सामने की, जहाँ हाशिर साहब और यासिर साहब के चेहरे फूल की मानद खिला दिया था। वहाँ ही समीना गुस्से से प्लेट में चम्मच पटकते हुए उठकर जाने ही लगी थी कि अरहम की बातों ने इनके कदम को जंजीर कर डाल दी। माँ, अगर आप मेरे फैसले से मुत्तफ़िक नहीं हैं तो मुझे भी आपकी किसी भी राय की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बाबा और दादों की बात ही काफ़ी है। अरहम भी बेटा तुम है मुझे 2 कौड़ी की लड़की के लिए। खबरदार माँ, अगर आपने एक भी लफ्ज़ इसके ख़िलाफ़ कहा तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरी पसंद और मोहब्बत है। आप फिर भी अफसोस है मुझे आपकी सोच पे। आप अपने बेटे की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकती। आप अपनी झूठी अना को कब छोड़ेंगी माँ? आपकी झूठी अना घर से बहुत प्यारे और नाइस रिश्तों को छीन चुकी है। आप क्या चाहती हैं कि आप मुझे भी खो दें? अरहम की बातें समीना के दिल में तीर की तरह लगी तो अल्लाह ने इन्हें हिदायत का रास्ता दिखाया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक हमेशा आयशा को रुबीना की बेटी समझा, कभी भी इसे इस घर की बेटी न समझ पाई। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि अब मैं इसे माँ से बढ़कर प्यार दूँ। और तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि तुम उसकी रुखसती ले लो। लेकिन ये सब बातों से तुम इसे अभी अनजान ही रखना। मैं इसे खुद एक माँ की इतना सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर हाशिर साहब, यासिर साहब और अरहम तो खिल उठे थे। जबकि ये सारी बातें बाहर खड़ी हीरा ने भी सुनी तो वो भी अपने बैग को घसीटते हुए लॉन्ज में आई। सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो अरहम, मैंने हमेशा तुम पे अपना हक जताया है, लेकिन ये भूल गई कि ये सब किस्मत की बातें होती हैं। कौन कभी किसी को चाहने से मिला है? मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंकल। माफ़ कर दीजिएगा अंकल। वही यासिर के ज़रिए भी हाथ जोड़े बैठे हुए बोले। यासिर ने शफ़क़त भरा हाथ इसके सर पे रखा तो वो अपने आंसुओं को बामुश्किल हलक में उतारते हुए बाहर निकल गई। क्योंकि आखिर बार भी हमने इसकी तरफ एक निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं किया था, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हीरा को इसी बात की हुई थी। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे जब आयशा हिजाब के स्टाइल में दुपट्टा लेते हुए कमरे में निकल आई। तो सबने खामोशी से अपने अपने खाने को देखा। बिस्मिल्लाह, इसमें आते ही सबको सलाम किया तो सबने बेक वक्त जवाब दिया। अजीब बात तो ये थी कि आज समीना मामी ने भी से जवाब दिया था, लेकिन फिर सर को झटकते हुए वो अपने काम में मसरूफ़ बैठी रही।
आज समीना मम्मी ने भी इसे जवाब दिया था, लेकिन फिर भी सर को झटकते हुए वो अपनी कुर्सी पर बैठी और नाश्ता करने लगी। लेकिन इसने एक नज़र भी अरहम की तरफ नहीं देखा ना। और अरहम को भी ये बात सिरे से चुभ रही थी कि इसकी सुर्ख अंगारा होती आंखें सूजी गालें इस बात की चुगली खा रही थी कि वह सारी रात रोती रही है। अरहम ने गुस्से से मुट्ठी भींची और एक टांग कुर्सी को मारते हुए फ़ौरन उठ बैठा, जबकि इसकी इस रद्द-ए-अमल पर बामुश्किल कह कहा यासिर और हाशी ने रोका था, जबकि वो खुद भी अरहम की इस कदर गुस्से पर सहम कर रह गई थी। आयशा भी अरहम के इस कदर गुस्सा करने पर सहम गई। अरहम लंबे लंबे डग भरता शाह हवेली से निकल गया। ऑफिस जाने के बजाय वो बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दोहराता रहा और फिर थक कर वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में गया। ये दोस्त सिर्फ इसका दोस्त ही नहीं बल्कि इसके हर एक राज का राजदार था। डिपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई तो इब्तिसाम ने उठकर दरवाज़ा खोला। अरहम को निढाल सा सर झुकाकर खड़ा देखकर इंतज़ाम भी फ़ौरन इसकी जानिब लपका। क्या हो गया तुम ऐसे क्यों खड़े हो? इब्तिसाम और अरहम की दोस्ती से बढ़कर थी। इब्तिसाम और अरहम एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अरहम ने जब अपनी घनी पलकों को आंखों से उठाया तो इब्तिसाम भी दहल कर रह गया। अरहम मजबूत और साफ वाला इंसान था। इस कदर टूटना और फिर यूं टूट के किसी के सामने बिखरना इसे शोभा नहीं देता था। यार क्या बताऊं तुम्हें, वो नहीं मान रही और एक इस बात में न जाने क्या छुपा था जो इब्तिसाम बखूबी समझ चुका था वो किसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा बैठ के बात करते हैं, चलो अंदर चलो। ये तो सामने से इसके कंधे के गिर्द बाजार बांधते और आहिस्ता से लपेट रहा। इब्तिसाम अरहम को ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद इसके लिए गरम गरम काफ़ी बनाने किचन में घुस गया। इब्तिसाम का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। वेल फर्निश्ड 2 कमरे, साथ अटैच बाथ और छोटा सा किचन था, जबकि साथ एक छोटा सा लाउंज और डाइनिंग हॉल के लिए जगह बनाई हुई थी। इंतज़ाम चूँकि अकेला रहता था, इसीलिए इसकी फैमिली सारी अमेरिका में सेटल थी, इसलिए घर का हर एक काम इसके सामने खुद ही किया करता था। बचपन से लेकर अब तक अरहम और इसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो एक दूसरे को मालूम न होती। अरहम इतनी हर मुश्किल को लेकर इब्तिसाम के पास आया। बचपन से लेकर अब तक अरहम और इसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो एक दूसरे को मालूम ना होती और अरहम इतनी हर एक मुश्किल को लेकर इब्तिसाम के पास भी आया करता था। वो गरम गरम कॉफ़ी के 2 मग हाथ में थामे हुए किचन से लाउंज की जानिब बढ़ा और फिर अरहम को पकड़ाते हुए इसके सामने ही डबल सीटर सोफे पर बैठ गया। अब बताओ क्या मसला है? अरहम बिल्कुल बेबस और लाचारों की तरह सोफे की पूंछ से टेक लगाए आंखें मूंदे गर्दन झुकाए बैठा था। यार मैंने सबको मना लिया है, लेकिन अरहम इतनी बात कहकर चुप हो गया। लेकिन क्या? इब्तिसाम को तहब्बुस हुआ कि सबसे बड़ी रुकावट तो अरहम की मम्मा थी, लेकिन अब ऐसी कौन सी रुकावट थी जिसने अरहम को यूं तोड़ फोड़ कर शिकार कर दिया हो? इसे मेरी मोहब्बत इस पे खाया गया तरस और हमदर्दी लगती है। और हमने इंतहाई ज़ब्त से ये बात की थी। सामने अरहम की गुस्से से बिछी हुई बिटिया और माथे की तनी हुई रगों और आंखों में छाई हुई लाली को देखकर वाज़ेह अंदाज़ा लगाया था कि अरहम इस वक्त मेरा किस हाल से गुजर रहा है। मैं बात करूं भाभी से? हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे फोर्स करूं या फिर उसके सामने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। मैंने अरहम शाह ने फुल सबके सामने इस इज़्ज़त और एहतराम से पनाया था। मैं सबके सामने ही इज़्ज़त और एहतराम से अपने साथ लेके जाऊंगा और अपनी दुनिया के सामने इसका शक क्लियर कर दूंगा कि मेरा उसके लिए प्यार कोई तरह से हमदर्दी नहीं। अरहम ने यह कहते हुए फिर से ज़ब्त पे आंखें बंद की तो इसे अपनी आंखों में जलन महसूस हुई थी। इसके सामने बेबसी और दुख से अरहम की हालत देखी तो इसने फ़ौरन दिमाग में फ़ौरन से कुछ क्लिक हुआ था। वो सोफे से छोड़कर आगे होकर बैठा और कप को दरमियानी टेबल पर रख दिया। मेरे पास एक मशवरा है। अरहम ने आहिस्ता से अपनी आंखों की झालर को उठाकर इब्तिसाम के चेहरे को देखा और हम इस बात मजाक में लेना चाहता था, लेकिन इसके संजीदा चेहरे को देखकर अरहम को भी संजीदा होना पड़ा। ऐसा भी कौन सा हल है? तुम इनसे अपना हक वसूल लो। पागल हो गए हो क्या? अरहम जख्मी शेर की तरह धाड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब वो तुम्हें सिर्फ इस वजह से कुछ कर रही हैं। तुम्हारे बकौल तुम्हारी मम्मा अपनी भांजी को अपनी बहू बना कर लाना चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल ये था कि आयशा भाभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में ही आना था। लेकिन अब तो ये तुम भी ये देखो कि दिन में न जाने कितनी बार तुम्हारी मम्मा ने ये जताती होगी कि इन्होंने इनके बेटे की खुशियों को छीना है, और फिर तुम सारे दिन के थके हारे आने के बाद इनसे आके ये कहते हो कि तुम इनसे प्यार करते हो, तुम इनको अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने दोगे। वो तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह भी नहीं होगा लगा कि तुम्हारी इन्हीं की बातों की जिससे वो तुमसे बदगुमान हो रही हैं? क्या मतलब? अरहम ने ना समझे वाले अंदाज में जवाब दिया।
सवालिया नज़रों से इब्तिसाम की जानिब देखा। मतलब ये कि 4 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी के दिन ही अपनाने की कभी भी बात नहीं कर सके, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये रुखसती इसकी वजह से रुकी हुई है। मैं सब की वजह से रुखसती करवाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने किया तो नहीं। मैं तुम्हारा पोता हूँ। इन हालात में तो इन्हें तुम्हारा प्यार तरसी भी हमदर्दी है। तरसी लगे कि आपको जो कोई भी राह चलता है इसे कर सकता है। सारे मामलों में सरासर गलती से अब तुम्हें ये गलती सुधारनी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? और हमने फिर ना समझने वाले अंदाज में इब्तिसाम की जानिब देखते हुए सवाल किया तो इसके मुंह सामने औरतों की तरह अपने माथे पर हाथ मारा, जबकि ना चाहते भी अरहम का इब्तिसाम की हरकत पर दिल खोल के कह कहा। हंसने का दिल चाहा, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए वो अपना होंठ दबा गया। वो आज रात ही इनके कमरे में चला गया इनसे अपना हक सुनने के लिए। हमें राज़ी कर, अगर वो मान जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानती तो तुम उनसे ज़बरदस्ती करो। पागल हो गए हो? मैं इससे ज़बरदस्ती करूँगा तो वो मुझसे और बदजुबान हो जाएगी। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। और हम वो एक बार तुमसे बदजन हो ज़रूर होंगी। तुम इन पर अपना हक जता रहे हो, लेकिन यकीन करो कि लड़की तब तक अपने महरम से ही डरती है जब तक वो उससे दूर रहती है। जब वो उसके जिस्म की लज़्ज़त को चख लेती है ना, तो वो इसे हर चीज़ मांगने लगती है। इस तरह आयशा भाभी को भी तुम्हारी आदत हो जाएगी। वो भी तुम्हारी कुर्बत में घुलेगी। इसे भी बार बार तुम्हारी ज़रूरत को चखने का दिल करेगा। और हम इसके सामने की बात सुनकर खुश हो गया और खुशी खुशी इसने गले मिलते हुए घर भागा। वो जिस वक्त घर आए सब लोग शाम को लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। वो भी खुशी खुशी चलता हुआ हाशिर साहब के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। इतने में रशीदा बुआ सबके लिए चाय लेकर आई तो रशीदा बुआ ने चाय सबके साथ इसको भी सर्व किया। जब इसके चेहरे पर खुशी की ज़ूमी हो गया है ज़्यादा। अच्छा, इतने में समीना बेगम महसूस करके दिल तक खुश हुई थी, जबकि अरहम की मुसलसल नज़र आयशा पर थी, जो अपने कप को कब से घूर रही थी। कभी वो कप को घूरती और कभी ज़मीन को, जैसे ज़मीन में ना जाने क्या क्या चीज़ तलाश कर रही हो। अरहम अपने सिस का ये छोटा सा गरेज और मासूम सी हरकत पर पुरस्कार तरीके से मुस्कुराया था। मेरी जान, भागना है जितना मर्जी भाग लो, लेकिन आज रात तुम्हारी हर एक रिहाई का आस मेरे पास इलाज है। मामा, आज रात खाने में मेरी पसंद का सब कुछ बनेगा। वाह, सच में बहुत अच्छा। क्या बनाना है आपने? मुझे बता दें, मैं आपके लिए बनवा दूँगी सब कुछ, मेरी पसंद का सब कुछ जो मुझे पसंद है। अरहम चाहते हुए भी कहा तो आयशा ने भी हैरान होते हुए अरहम की जानिब देखा, क्योंकि सुबह जिस कदर वो गुस्से में निकला था आयशा को अच्छा खासा अंदाज़ा था कि शाम को इसकी क्लास ज़रूर लगाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वह तो खुशी से चहक रहा था। लेकिन अब मुझे क्या? आयशा ने कंधे झुकाते हुए दिल में सोचा। आयशा को इस तरह कंधे झुकाते देखकर अरहम को थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन वो अपने दिल को समझा गया कि आज रात आयशा की रिहाई के हर रास्ते को काटने के लिए इसको अपने गुस्से पर कंट्रोल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग रात खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, लेकिन आयशा नहीं थी। आलम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। इसने हाशिर साहब के कान में कुछ कहा। वो खुद उठकर आयशा को इसके कमरे से लेने गए, जबकि आयशा नमाज अदा करके अपने चेहरे पर से हिजाब को सेट कर रही थी तो हाशिर साहब इसके कमरे में आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा? हाशिर साहब ने प्यार से पूछा तो वह इनको अपने कमरे में देखकर खुशी से चहक उठी। आइए ना बाबा जानी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? बेटा, आप खाने के लिए क्यों नहीं आई? जल्दी से खाने के लिए आएँ। आज आपकी पसंद की भी डिशेज़ बनाई हैं, समीना ने बेजब के। आयशा को शाम का अरहम की बात याद आई। अरहम ने क्या बात कही थी? लेकिन बाबा जानी, वो तो सब डिशेज़ अरहम की हैं। जी बेटा, लेकिन मैंने आपकी पसंद की डिशेज़ भी बनवाई हैं। जल्दी से खाने के लिए आए हैं। आयशा जब हाशिर साहब के साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो सब लोग मौजूद थे। वो एक साइड पे बैठकर खाना खाने लगी, जबकि अरहम की नज़रें मुसलसल इसके ऊपर हो रही थी, जिनको आयशा बखूबी समझ रही थी, क्योंकि वो नज़रें क्या मायने रखती हैं। आखिर अरहम की आंखों में मौजूद की दीवान की मोहब्बत और चाहत का ठाटे मारता समुंदर, जिसको आयशा देखकर अंदर तक कांप गई थी। सबसे खाना खाने के बाद जल्दी से रुखसत लेते हुए वो अपने कमरे में आ गई। लेकिन आयशा की बदकिस्मती ये थी कि आज इसका रूम लॉक करना भी इसके कोई काम नहीं आएगा। इसने फ़ौरन से पहले कमरे लॉक किया और कंबल में दबक कर लेट गई। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में गए तो
हम भी अपने कमरे में आ गए अरहम भी अपने कमरे में आ गया। वो जल्दी से अपने वो कपड़े उठाकर फ्रेश होने वॉशरूम में गया और आशा के फेवरेट कलर वाली शर्ट पहनी बेइंतहा खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करने के बाद आशा के कमरे की तरफ चला गया। लेकिन आज भी आशा की खुद से एहतियाती तदाबीर देखकर इसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। लेकिन आज वह उसके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए अपनी मास्टर की को पहले ही जेब में तैयार रखे खड़ा था। इसने मास्टर की घुमाई और दरवाज़ा खुलता चला गया और जब कमरे में दाखिल हुआ तो नाइट बल्ब की रोशनी में इसका खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद गाउन में मलबूस थी और लंबे रेशमी बाल बेड के एक साइड पर बिखरे हुए थे और कुछ लेटें इसके चेहरे की तरफ में झूल रही थी। अरहम भारी कदम उठाता हुआ आशा के बेड के करीब चला गया और इस कुर्सी खींच कर बैठकर इसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। अरहम की आंखों की तपिश थी कि आशा नींद में भी हल्की हल्की सी वो आंखों को खोलने की कोशिश करती अपना रुख बदल गई तो अरहम को इसकी नींद में भी हरकत बहुत नागवार गुजरी। अरहम ने कुर्सी को एक इसकी जगह पर रखा और कदम उठाते हुए आशा के बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया। अपनी महरम बीवी और रात की तन्हाई में इस खूबसूरत और नरम गुजाद मखमली जिस्म वाली इस फूल की कली को अपने पहलू में लेट महसूस करते इसके दिलो दिमाग और जिस्म की एक बूंद में सुकून उतर गया था। बड़ी बात है, दूधिया रंगत, ऊंची खड़ी नाक, सुर्ख गुलाब की तरह इसके पंखड़ियाँ जिनको आपस में नरमी से मिलाया गया था, समुंदर से गहरी हर रात को अपने अंदर दफन करने वाली वो आंखें जिनको पलकों की झालर ने अपने अंदर छुपाया हुआ था। सबसे बढ़कर इसके चेहरे पे वो नूर जिसे घर में हम बचपन से दीवाना था, अरहम पे दीवाना था, वो मासूमिया तो जो हर एक को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती थी। इसका तहत सहज कर चलना और अपने आंचल को अरहम के लिए संभाल कर रखना, आशा को खुद से भी गुरेज करना अरहम को इस कदर पसंद था कि वो कई बार अपने आप में जंग लड़ चुका था कि वो क्यों आयशा से दूर रहता है और क्यों आयशा इसको अपने आप से दूर करने की तरकीबें तलाश करती है। अरहम का दिल इस खूबसूरत चेहरे के एक एक नक्श को छू कर महसूस करने का दिल गया। वो काफ़ी देर इसके एक एक हसन की तस्बीह के मोती को अपनी आंखों के जरिए दिल में समाता रहा। अभी वो अपनी दीवानगी के सहर में था जब आशा का नरम हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई। इसको अपने दिल की धड़कन अपने कानों में भी महसूस हुई थी। हाल और मुस्तकबिल की खूबसूरत यादें। आशा को आज यूनी में काम था इसलिए वो जल्दी से नाश्ता करने निकल पड़ी। अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई, लेकिन बदकिस्मती से वह जिस वक्त कमरे से तैयार होकर निकली थी तो ड्राइवर कहीं जा चुका था। वह भी इतनी चादर को ठीक करके यहाँ से सोचने में मसरूफ़ थी कि वो किसके साथ जाए। औरतों से अगर जाएगी तो बाबा जानी बहुत डांटेंगे। इतने में ही अरहम ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आ रहा था। इसने आशा को परेशान देखा तो उसके करीब आ गया। क्या बात है? आशा अरहम अपने पीछे से अरहम की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी तो वो तो सुबह से ही से नज़रें मिलाने से डर रही थी, उसके सामने आने से नहीं चाहती थी। रात इनके साथ गुजरा हुआ एक एक पल इनको सामने देखकर इसके माइंड में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अरहम ने आयशा के चेहरे पर आते जाते देखा, हर एक रंग का देखा तो आयशा खामोशी से खड़ा होकर इसके चेहरे पर छाने वाले इस गुलाली से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी, जबकि आयशा अपने लबों को पूरी तरह कुचलते हुए उंगलियां चटखाते हुए अपनी गर्दन को झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। लेकिन लगी तो अपने पेट में लगी तो मैं यूनिवर्सिटी जाना है। नफ़ी में सर हिलाने लगी तो मैं यूनिवर्सिटी जाना है, चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं चली जाऊँगी। किसके साथ जाओगी? ड्राइवर तो नहीं है, इसको तो मम्मा के किसी काम से गया है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरहम ने ज़बरदस्ती इसके हाथ से इसकी किताबों को पकड़ कर गाड़ी की पिछली साइड पर रख कर खोल कर वहाँ पर रखा, जबकि इसके लिए पहला डोर खोल दिया और दूसरी साइड पर आकर गाड़ी स्टार्ट की। आयशा को चाहते हुए ना चाहते हुए गाड़ी में बैठना पड़ा। अरहम ने आयशा के बैठते ही गाड़ी बाहर मेन रोड पर निकाली, जबकि आयशा मुसलसल अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। अरहम इसके इस खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर नज़र टिकाए हुए ड्राइव कर रहा था। वो सामने देखकर गाड़ी चलाए ना, मुझे डर लगता है। अरहम को अपनी तरफ मुसलसल मतवज्जा देखकर आयशा ने बुलाकर हिम्मत करके क्या ही दिया तो अरहम ने एक ही झटके में गाड़ी रोकी, जबकि अरहम के इस तरह गाड़ी रोकने पर आयशा उछल पड़ी और बामुश्किल थूक निकलते हुए अरहम की जानिब देखा तो उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे, क्योंकि अरहम की आंखों में जो सवाल वो देख रही थी वो कभी भी सवाल पर पूरी नहीं उतर सकती थी। रात की तरह अरहम की आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर नजर आया था। अरहम, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी चलाए ना, गाड़ी क्यों रोक दी है? मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। अरहम ने गाड़ी ऑफ करते हुए चाबी निकालकर डैशबोर्ड पर डाली तो आयशा की रही से जान भी लोगों पर आई और हमने झटका देते ही आयशा की गर्दन में हाथ डाला और इसको अपने करीब तर कर लिया। आयशा की गर्म दहकती हुई सांसें अरहम को फूल से भी ज़्यादा खुशबूदार लग रही थी, जबकि अरहम की दहकती हुई सांसें आयशा को अपने चेहरे पर पड़ी तो आयशा को अपने होंठ झुलसते हुए महसूस हुए। अब तो तुम्हारा गरेज मुझसे बनता ही नहीं है, तो अब मैं तुम्हें देख चुका हूँ। तुम्हारे जिस्म के एक हिस्से पर अरहम शाह की छाप लग चुकी है। अब तो तुम्हारे एक एक पूर पर अरहम शाह अपनी दीवानगी लुटा चुका है। अब तो मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब तो ये फेस बनता नहीं है। आयशा अरहम की एक एक बात को सुनकर अपने दिलो दिमाग को अपने
अपने कानों में उगादियाँ सुन रही थी, जबकि इसकी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। मुझे प्यास लगी है, अरहम ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, जबकि आयशा को अरहम की इतनी संजीदगी वाली बात में प्यास की बात का कुछ समझ नहीं आई तो इसने नासमझी से अरहम की जानिब देखा। अरहम आयशा की नासमझी को देखकर मुस्कुरा दिया। तुम ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर एक दूसरे को खूब से सैराब करेंगे। ये कहते ही अरहम ने आयशा के दोनों होंठों को लेकिन अरहम पीछे न हटा और अरहम ने आयशा की मज़ामत पर इंतहा की शिद्दत बढ़ाई तो आयशा से तप चढ़ी। आयशा को अपनी सांसों की दौड़ टूटते हुए महसूस हुई तो वो बेजान होकर सीट से लग गई और अरहम ने आयशा की हालत देखकर इस पर तरस खाते हुए इसे छोड़ दिया और इसको गाड़ी यूनिवर्सिटी लेके जाने के बजाय शॉपिंग मॉल ले गया। आयशा यूनिवर्सिटी के रास्ते को ना देखते हुए फ़ौरन से पहले इस तरफ, आप मुझे यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? शॉपिंग मॉल। जवाब इंतहाई इत्मीनान से आया था। लेकिन किस लिए? सब पता चल जाएगा, अभी खामोशी से बैठी रहो। अगर तुम्हारी एक भी आवाज़ निकली तो फिर मैं तरीके से तुम्हें चुप करवाऊंगा। मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। आयशा अरहम की बात सुनकर खामोशी से बाहर चलती गाड़ियों को देखने लगी। अरहम ने शॉपिंग मॉल में जाके गाड़ी रोकी तो इसको बाहर आने के लिए कहा। वो भी शराफत से बाहर निकल आई। अरहम ने इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सुर्ख कलर की मैक्सी ली जिस पर इसके खूबसूरत सफ़ेद पाँव के लिए, जो कि इसके नाजुक पाँव में इंतहा की जच रही थी। फिर इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी ली और उसके बाद उसको पार्लर में ले गया, जबकि साथ साथ आयशा अरहम की एक हरकत को नोट कर रही थी, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अपने लिए शामत नहीं लेकर ना चाहती थी। अरहम, इसको छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, इसको छोड़ दो। अच्छा, अरहम इसको छोड़कर वहाँ से चला गया और इसको टाइम पर लेकर जाने का वादा किया, जिस पर वो तैयार होकर बाहर निकली। अरहम भी एक ब्लैक 3 पीस में सूट में मौजूद था। अरहम की तरफ पहली नज़र से देखते ही बाख्तियार आयशा के दिल में माशाल्लाह निकला, क्योंकि वो इंतहा का हैंडसम लग रहा था। लेकिन आयशा को अपने ऊपर इसका इतना ज़्यादा मेहरबान होना और आज की शॉपिंग और फिर इसके बाद इसकी तैयारी से समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। खैर, वो जिस वक्त घर पहुंचे तो रात का टाइम हो रहा था। शाह हवेली में कदम रखते ही आयशा तो चकरा गई, क्योंकि शाह हवेली को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था, जबकि लॉन में अरहम और आयशा के रिसेप्शन का इंतजाम किया गया था। जबकि आयशा से चकराते सर के साथ गिरने ही वाली थी, अरहम ने इसे बाजू से थामकर स्टेज की तरफ 2 कदम बढ़ाए और फिर वहाँ पर ले जाकर इसे सोफे पर बिठा दिया। आयशा होंक की तरह अरहम की जाने देखने लगी, जबकि अरहम हाथ में माइक लिया अब इसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सबका इस पार्टी में शुक्रिया आने का बहुत शुक्रिया। और आज की पार्टी मेरे लिए बहुत लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सबका इस पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की पार्टी मेरी और मेरी सबसे प्यारी जान अजीज़ जाने मन अरहम की खुशी में रखी गई है। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इनका मेरी ज़िंदगी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है। मैं इनके बगैर अधूरा था, मैं इन सबके सामने और मैं सबके सामने इन्हें प्रपोज़ करना चाहूँगा। और हम अपने पास पड़े गुलाबों के बुके में से एक फूल उठाया और घुटनों के बल बैठकर आयशा के सामने वो फूल किया। अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में रहकर मुझे संभालने के लिए तैयार है मिसेस आयशा अरहम शाह। ये सब देखकर आयशा की आंखों में आंसू जारी हो गए तो इसने फूल पकड़कर इस बात में सर हिलाया। अरहम ने आयशा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को बिना किसी की परवाह करते हुए अपने होठों से चूना तो आयशा शर्म से अपना सर झुका गई। इसके बाद हाशिर शाह और यासिर शाह स्टेज पर आईं। आयशा इनके आने पर उठ खड़ी हुई, जबकि हाशिर शाह और यासिर शाह ने इसके दोनों तरफ से इसके बाजुओं को पकड़कर इसे बिठाया और इसके सर पे हाथ रखते हुए इसे ढेर सारी दुआएं दी। अब सबसे ख़ास पर्सन जिसका आयशा को बेसब्री से इंतज़ार था वो थी समीन नामी मामी। वो भी फूलों की टोकरी उठाते हुए स्टेज पर आईं और घूम घूम पर आयशा के ऊपर फूल बरसाने लगी। आयशा इनके इस कदर बदले हुए रवैये को देखकर हैरानगी से मुंह खोले इनकी जानिब देख रही थी, तो इन्होंने हाथ से आयशा के मुंह को बंद किया और इसके सर पे प्यार देते हुए इससे माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आयशा इनके इस कदर प्यार पे आंसू बहाते हुए इनके कंधे से लग गई। फिर इन सबका एक फैमिली फ़ोटो हुआ। आयशा और अरहम सोफे पर बैठते हुए थे, जबकि हाशिर शाह एक साइड टेबल पर और यासिर शाह दूसरी साइड पे। अब समीना मामी के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आयशा ने हाथ पकड़कर इनको अपने और अरहम के दरमियान में बिठाया और इस तरह हंसते मुस्कुराते फोटोग्राफर ने इनकी एक फैमिली फ़ोटो दे दी। कहानी ख़त्म शुद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये नावल कैसा लगा। तो कहानी बहुत अच्छी थी और हाँ, बीच बीच में मैं रुक जाती थी ना, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कहानी पढ़ कहाँ से रही हूँ। दिमाग सुन सा हो जाता है ना पढ़ पढ़ के, तो मेरे साथ ऐसा होता है।